हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और साहित्य से रिलेटेड विषय सूची पहले ही वीडियो में बता दी है। आज से हम लोग अपना पहला प्रकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है भाषा। चलिए देखते हैं भाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसके अंग क्या हैं। तो भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय से लगने से बना हुआ है। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या वाणी को व्यक्त करना। हम कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों के द्वारा भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं और हमारे द्वारा बोली गई बातों को दूसरा समझ लेता है और दूसरे के द्वारा कही गई बात को हम समझ लेते हैं। इस अभिव्यक्ति के बीच का जो साधन है वो भाषा है। ठीक है, तो भाषा का अर्थ बोलना या कहना होता है, या ये अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। लेकिन जब भी व्यक्ति बात करता है भाषा को, तो जरूरी नहीं कि शुद्ध रूप में लिखे या पढ़े। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण के लिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वर्ण व्यवस्था या वर्णमाला से स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो उसका एकमात्र कारण यही था कि मैं बताना चाहती हूँ कि भाषा भी अनावश्यक प्रकरण नहीं है, बल्कि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी बोलता है या करता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व उसकी वाणी से नजर आता है। यदि आपको व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप कैसे ज्ञात होता है या किसी भी भाषा में शुद्धता कैसे आती है, तो ये व्याकरण ही इसका सही कार्य करता है। व्याकरण के द्वारा कोई भी भाषा जो है वो परिष्कृत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो भाषा में व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हम लोग वर्णमाला ही पढ़ते हैं, तो वर्णमाला क्यों जरूरी है पढ़ना? क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखते हैं कुछ लोग शा को शा बोलते हैं, तो इसका ज्ञान भी किससे आता है? ये भी हमारे हमारे व्यक्तित्व को दर्शाने का एक तरीका ही है। यदि हम ऐसा बोलेंगे किसी के सामने तो हम बहुत एजुकेटेड नहीं लगते हैं। ये छोटी छोटी अशुद्धियां होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती और हमारे व्यक्तित्व पे बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ये सब व्याकरण के द्वारा ही दूर की जाती है। वर्णमाला में हम बताते हैं कि ये शा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, शा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। या आप लिखित में अगर आपकी वर्तनी सही नहीं है तो आप बहुत से अच्छे एग्जाम्स, बड़े बड़े एग्जाम्स में जब बैठते हैं तो उसमें डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं कि मुझे वर्तनी कैसे लिखनी है। तो जैसे अनुसार कहीं लगना है तो वहां आप अनुनासिक का प्रयोग करते हैं या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो ये सब गलत होता है। ये सब व्याकरण के द्वारा ही भाषा में सुधार किया जा सकता है। चलिए हम लोग अपने प्रकरण पे आते हैं। ये तो एक अलग की बात थी जो मैंने बताने की कोशिश की है। भाषा को हम दो प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला होता है भाषा का मौखिक रूप। जैसा कि आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि मौखिक का मतलब होता है मुख से बोलना। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही बात को हम समझ लेते हैं या हमारी कई बात को कोई व्यक्ति समझ जाता है, तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे कोई भाषण दे रहा हो, कोई कहानियां सुना रहा हो, या आप गाने सुन रहे हो, या कुछ भी सुनना, ये आपका मौखिक रूप में आता है। भाषा का दूसरा प्रकार होता है लिखित। लिखित से भी आपको सीधा पता चल रहा है कि इसमें किसी भी मैटर को लिखा होना, वो अपने भावों या विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना चाहता है। जैसे आपकी पुस्तकें हो गई, सशक्त माध्यम है लिखित रूप से अभिव्यक्ति का। या कोई पत्र लिखते हैं आप, तो इतनी दूर आप किसी को पत्र लिखे और वो आपकी बातों को समझ जाए। अब तो खैर एडवांस जमाना हो गया है। तो ये लिखित रूप होती है भाषा का। इनके अलावा भाषा का एक और रूप होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा ये भाषा का एक सशक्त माध्यम है। जैसे कक्षा में टीचर ने मुंह पे उंगली रखी तो बच्चे शांत हो गए, या ट्रैफिक हवलदार हाथ दिखाता है तो ट्रैफिक रुक जाता है, हाथ दिखाता है तो ट्रैफिक चलने लगता है। ये सब आपकी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं।
तो भाषा में हमने अभी तक क्या देखा कि ये संस्कृत के भाष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या वाणी को व्यक्त करना। इसके दो रूप होते हैं मुख्य रूप से, मौखिक और लिखित। भाषा के स्वरूप को जान लेने के बाद हम भाषा की विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली बात तो भाषा परंपरागत व अर्जित दोनों होती है। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे है कि भाषा परंपरागत है, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है। और अर्जित इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि कोई बच्चे की मातृभाषा हिंदी है और वो अंग्रेजी सीखना चाहे तो वो सीख जाता है। कैसे? उसका अधिग्रहण करके, उसको सीखने से। तो अर्जन का मतलब यहाँ पे सीखना या ग्रहण करना ही होता है। यानी कि भाषा जो है वो परंपरागत व अर्जित दोनों रूपों में प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, एक भाषा के अंतर्गत विभिन्न बोलियां आती हैं। बिल्कुल सही है, हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत 600 से भी अधिक बोलियां आती हैं, जैसे मगही, भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली इत्यादि। इसके बाद है भाषा सामाजिक धरोहर है। बिल्कुल सत्य है, भाषा ने समाज को बांध के रखा हुआ है। कैसे? क्योंकि हम लोग केवल घर से ही हर चीज नहीं सीखते, बल्कि समाज से भी सीखते हैं। समाज हमारा संबंधों का ऐसा जाल होता है जो व्यक्तियों को जोड़ कर रखता है। यानी कि भाषा जो है सामाजिक धरोहर के रूप में भी होती है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह गतिशील होती है। यानी कि हम अपने समाज में रहकर जो कुछ भी सीखते हैं वो भी भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा का रूप निरंतर परिवर्तित होता रहता है। बिल्कुल सही है, ये कभी बोली के रूप में होती है। जब इसमें एक मानक रूप बन जाता है तो ये मानक भाषा का रूप धारण कर लेती है तथा इस तरह से ये राजभाषा का रूप धारण कर चुकी है। भाषा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इससे यह तात्पर्य है कि भाषा हमेशा गतिशील रही है और ये एक जगह ही टिक कर नहीं रहती, बल्कि बहुत सी जगहों पर हमारी हिंदी भाषा जो है वो बोली जाती है, भारत के अलावा भी। जैसे कि मॉरिशस में है तो मॉरिशस तक इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत है, फैला हुआ है। इसके बाद है भाषा को ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है, हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में ध्वनियों के लिए, हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह बना हुआ है। जैसे हम का, ख, गा बोलते हैं तो इनके लिए हमारे यहाँ प्रतीक चिन्ह कैसे होते हैं? का, ख, गा। यानी कि ध्वनि को हमने क्या किया है? साक्षात मूर्त रूप दे दिया है। कैसे? ध्वनि प्रतीकों के द्वारा। भाषा के स्वरूप और विशेषताओं को जानने के बाद अब हम देखते हैं कि भाषा के अंग कौन कौन से हैं। किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यों की आवश्यकता होती है। यानी कि वाक्यों द्वारा हम किसी भाषा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और हमारे वाक्य जो होते हैं वो शब्द से निर्मित होते हैं। और शब्द जो है वो वर्णों से या मूल ध्वनियों से निर्मित होते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम्स में एक बार पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की अखंडित इकाई या भाषा की मूल इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी, अखंडित या मूल इकाई हमेशा ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि। अब हम देख लेते हैं कि ध्वनि अगर हमें एग्जाम में ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम वर्ण को ऑप्शन में देखते हैं। तो इसे टिक क्यों करते हैं? क्योंकि ध्वनि और वर्ण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ध्वनि तब तक होती है जब तक हम भाषा के मौखिक रूप से अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, और जब हम ध्वनि चिन्हों को, चिन्हों प्रतीकों के द्वारा देवनागरी लिपि से लिपिबद्ध कर देते हैं तो वही ध्वनि हमारी जो है वर्ण बन जाती है। इन्हीं मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य जो कि भाषा के 3 अंग हैं, इनका अपना क्या महत्व है। वर्ण, इसे अक्षर भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। या यह भाषा की अखंडित इकाई है। या यह भाषा की मूल इकाई है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ण का एक दूसरा नाम जो है वो अक्षर भी होता है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, अधन क्षर। क्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, तो अक्षर का अर्थ होता है कि जिसका नाश ना हो। यहाँ पे नाश का मतलब किसी की मृत्यु से नहीं, बल्कि ऐसी अखंडित इकाई या ऐसी अखंडित ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। मान लीजिए ये अ लिखा हुआ है, क्या हम इसके और अधिक टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए वर्ण को भाषा की सबसे छोटी या अखंडित या मूल इकाई कहा जाता है। इसका विस्तार से अध्ययन हम लोग अपने वर्णमाला चैप्टर में करेंगे। इसके बाद भाषा का दूसरा अंग जो है वो शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों से बनी हुई सार्थक स्वतंत्र ध्वनि को कहा जाता है जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कि क, म, ल बराबर कमल। ठीक है, और कमल हम सभी जानते हैं कि ये क्या है? फूल का नाम है। यानी कि ऐसी छोटी छोटी ध्वनियों से सार्थक स्वतंत्र शब्द का बनना शब्द कहलाता है। इसके बाद देखते हैं वाक्य क्या है। वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है। वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है क्योंकि किसी भी भाषा की पूर्णता अभिव्यक्ति हम शुद्ध वाक्य द्वारा ही कर सकते हैं। वाक्य में भी ऐसा नहीं है कि इसके क्रम जो है उल्टे सीधे हम बोल रहे हैं तो वो सही है। वाक्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें शब्दों का क्रम जो है वो एक सार्थक ध्वनि को उच्चारित करता हो। जैसे हम लिख दें राम जाता है विद्यालय, राम जाता है विद्यालय। इसमें लिखे तो शब्द ही हैं लेकिन उनका क्रम सही नहीं है। इसलिए वाक्य वो होता है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो। यदि इसकी जगह हम कहते राम विद्यालय जाता है तो वो अधिक उपयुक्त लगता पढ़ने में। तो आपने देखा भाषा का स्वरूप क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके अंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वर्णमाला पे चर्चा करेंगे।